यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसा एग्जाम जो आपको हमारे देश के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए एलिजिबल बनाता है। और अगर मैं आप लोगों को कहूं कि अब से ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस देखे गए जिसमें ये नेशनल ना रहा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाली हूँ जिसको लेकर चाहे आरपीएससी हो, चाहे एचपीएससी हो, चाहे हमारे देश का कोई भी पीएस हो, सभी के अंदर जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसकी वजह से कंफ्यूजन पॉइंट क्रिएट होता है। क्या पूरा माजरा है और इस पर मैं कैसे आप लोगों को कुछ न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू केस स्टडी करवाने वाली हूँ, वो अगले 5 मिनट में शायद आपका चीजों को देखने की तरफ पर्सपेक्टिव जरूर चेंज करे। सबसे पहले तो अगर आप सभी लोग इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर नेट और सेट इस तरीके के दो एग्जाम होते हैं। एक होता है नेट जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक होता है अपना सेट एग्जामिनेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने सेट को क्वालिफाई किया है तो आप हमारे शहर में, हमारा जो राज्य है उसमें किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट अगर मान लीजिए मैं राजस्थान से हूं और मैंने राजस्थान सेट क्लियर किया है तो ऑब्वियस सी बात है तमिलनाडु के अंदर मुझे जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। उनके लिए होता है नेट। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप नेशन वाइज अलाउड हो। अगर मैं राजस्थान से हूं, मैंने नेट क्वालिफाई किया है तो मैं पंजाब में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी एलिजिबल रहूंगी। मेरा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो मैं क्वालिफाई करूंगी। अब वहां पे रिटन एग्जामिनेशन या एपीआई जैसे भी एंट्रेंस होगी वैसे एंट्रेंस होगी और उसके बिहाफ पर हमारा आगे का अपॉइंटमेंट चलेगा। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसके अंदर एक छोटा सा बहुत ही माइन्यूट सा कंफ्यूजन है जो बहुत सारे बच्चे मिस आउट करते हैं। अगर बच्चे मिस आउट करते हैं तो मैम आपको अचानक से कैसे रियलाइज हुआ? आप आज के इस वीडियो को बना रहे हो, बात कर रहे हो। अभी कमेंट रीड कर रही थी और इस कमेंट के अंदर मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट देखा। विनय.46486 करके कोई हैंडल है। विनय अपने स्टूडेंट है और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर कमेंट किया है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम अब आप ये भी बताया करो कि रिजर्व कैटेगरी से नेट पास करके अदर स्टेट्स में नहीं जा सकते। मेरा या मेरी एचपीएससी ने खराब कर दी इसी चक्कर में। इस तरीके का इन्होंने कमेंट किया। एक बहुत ही अच्छा सजेशन है जो कि उन्होंने मुझे ऑब्वियसली दिया, और इसको रीड करने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत इस पर रिसर्च किया, थोड़ा बहुत केस स्टडी करी, एंड देन आई रियलाइज कि जो विनय बोल रहा है ऐसा ही कुछ सिमिलर 2023 में भी हुआ था रवीश नाम के एक लड़के के साथ में। वो क्या केस था वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बट उससे पहले देखो सिचुएशन क्या हुई है, प्रॉब्लम क्या हुआ है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे किसी भी जो भी अपॉइंटमेंट लेटर्स आते हैं, जो भी रिक्रूटमेंट लेटर्स आते हैं, उन सबके अंदर बहुत ही साफ साफ लाइंस में, वैसे तो ये साफ साफ सिर्फ दिख रहा है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी कंफ्यूजिंग लाइंस के अंदर ये चीज लिखी हुई है। आप एक बार 1 सेकंड लगा के इसको रीड करना और आप मुझे बताना कि इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्होंने यहाँ पर चीजें लिखी है। ठीक है, मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, पर एक बारी के लिए पढ़कर मुझे भी रियलाइज हुआ कि आसान शब्दों में भी लिखा जा सकता था, पर बहुत ही कंफ्यूजिंग वे के अंदर हमारे रिक्रूटमेंट बॉडी ने ये चीज लिखी है। ये जो है ये एचपीएससी का है, ऐसे ही आरपीएससी भी फॉलो करता है। ज्यादातर जो आप लोगों के जितने भी पीएसयूज होते हैं सब यही जो है वो आप लोगों की प्रेफरेंस रखते हैं लैंग्वेज की, और इन्होंने साफ साफ लिखा है द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट एज वेल एज द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट who are coming within the qualifying zone of UR/general category on their own merit has to be checked at par with UGC with UR general category candidates before considering their candidature in UR or general category. Therefore, all such candidates are required to produce or submit NET certificate as claimed and uploaded by them while submitting their online application form along with the NET scorecard and category-wise cutoff of NET as and when directed by the Commission. ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन है आप लोगों का एचपीएससी एग्जामिनेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहुत सारी वैकेंसी निकली थी और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक
क्लॉज इस तरीके से इन्होंने ऐड किया हुआ था। तो अब सिचुएशन ऐसी होती है, आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। सिनेरियो ऐसा है कि अगर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होता है जिसने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, अब मान लीजिए उसने जनरल से कट ऑफ क्लियर करी है, जनरल कैटेगरी का वो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी स्टेट के अंदर फिल करेगा तो जनरल से ही फिल करेगा और जनरल से ही उसका अपॉइंटमेंट होगा। ये तो नॉर्मल सा सिचुएशन है। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स तब होती है जब आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हो, आपने नेट क्वालिफाई किया है रिजर्व्ड कैटेगरी से, किसी से भी हो सकता है, चाहे वो आप लोगों का ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, है ना, किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आपने नेट क्वालिफाई किया है। और इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोग जो है मानो हरियाणा से बिलोंग करते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये टोटली आप लोगों के लिए वैलिड हो जाएगा। अगर हरियाणा की वैकेंसी है, एचपीएससी की बात हो रही है, बट इमेजिन करिएगा कि आपने रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया है और आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट, मतलब स्टेट डोमिसाइल नहीं है। मैं हूं जैसे, तो मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अब मान लीजिएगा कि मैं राजस्थान से हूं और मैंने जो है वो मान लीजिए रिजर्व कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर किया है, ठीक है, ये सिचुएशनल एक हम बना लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है, तो अब क्या होगा, अब उसे यहाँ पर अगर एचपीएससी में सिलेक्शन चाहिए है तो उसे जनरल की कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी होगी। यहाँ पर अदर स्टेट में वो रिजर्व्ड कैंडिडेट नहीं माना जाएगा, वो जनरल कैंडिडेट के इक्विवेलेंट होगा अगर स्टेट डोमिसाइल नहीं है तो। और ये चीज एचपीएससी में नहीं, ये आरपीएससी में भी यही चलता है, सब जगह यही चलता है। जैसे मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, मैंने अपना जेआरएफ कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी से किया है, तो मैं कहीं भी फॉर्म फिल करूंगी तो मैं तो बाय ऑब्वियस मीन्स जनरल में ही काउंट होंगी। बट मान लो कि अगर मैं रिजर्व कैटेगरी होती और मैं राजस्थान के बाहर कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करना चाहती हूँ, तो मैं वहां पर जनरल में ही अकाउंट की जाऊंगी, मुझे रिजर्व जो बेनिफिट्स हैं वो वहां नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपने स्टेट डोमिसाइल में मिलेंगे। ऐसा इसका कहने का मतलब है, जो कि वैलिड भी है, ठीक है, समझ में भी आ गया, ठीक है ना। बट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अब प्रॉब्लम कब होती है। एक केस स्टडी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जनवरी 2023 में ये केस हुआ था। अगर आप इसको देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था। यहाँ पर देखना जरा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्लियरिंग नेट एग्जामिनेशन इन स्पेसिफिक कैटेगरी मेक्स पर्सन एलिजिबल इन जनरल पूल। ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है। जैसे कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर मैं समझाऊं आपको, तो यहाँ पर थोड़ी सी मसला था। रवीश करके एक बच्चा था जिसने अपॉइंटमेंट फॉर मैथमेटिक्स अप्लाई किया था, मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर। अब उनका सिनेरियो ऐसा हुआ था कि आपको देखो, देयर इज नो राइडर इन द एडवर्टाइजमेंट दैट द कैंडिडेट हु हैज क्लियर्ड नेट एग्जामिनेशन अंडर द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज नॉट एलिजिबल टू compete for the post meant for the general category. Once the petitioner fulfilled the academic criteria in the advertisement for applying the post under the open category, he could not have been denied appointment for the post meant फॉर दी ओपन कैटेगरी। अब हुआ क्या था, जो हमने रूल अभी पढ़ा है ना, उसका कंप्लीटली ऑपोजिट इस केस के अंदर हो गया था। मतलब जो भी स्टूडेंट था वो स्टूडेंट बिलोंग करता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, और उसने एचपीएससी के अंदर एग्जाम दिया, 2023 की बात है, उन्होंने एग्जाम दिया और यहाँ पर उन्होंने जनरल कैटेगरी जिसको ओपन भी बोला जाता है, उन्होंने उसकी कट ऑफ क्लियर करी। बट फिर भी एचपीएससी जो है उन्होंने इन्हें क्या नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया, इन्हें सिलेक्ट नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर केस फाइल कर दिया। और ये केस जो है जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने एचपीएससी के ऊपर क्या किया, उन्होंने रूल फायर किया। उन्होंने ऐसे बोला कि ये अलाउड नहीं है, आपने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है, और अगर वो जनरल कट ऑफ क्लियर कर रहा है, एचपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, तो आप जो है वो उसे डिनाई नहीं कर सकते हो। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस बंदे को लेना पड़ेगा। और रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ और इनको पोस्टिंग भी मिल गई। सो कुल मिला के जो हमारा रूल कह रहा था उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, और ये भी मानने को रेडी नहीं था एचपीएससी। बट अब ऑब्वियसली केस फाइल हुआ और उसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई और इनका अपॉइंटमेंट हुआ। सो ये पूरी की पूरी सिनेरियो से हमें सीखने ये मिलता है कि जो रूल कह रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर आपको ये अभी तक नहीं पता था तो प्लीज आप इसे कंसिडर करिएगा। ज्यादातर बच्चे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की फाइट में तो दौड़ रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे कि इसके बियॉन्ड भी आपको अभी से सोचना स्टार्ट करना होगा।
ठीक है। तो अगर आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि आपको वहां पर एज अ जनरल कैटेगरी ही होल्डर माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस होता है तो आपके पास में एक एविडेंस है, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं ये जो आर्टिकल है इसे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी सो दैट आप भी इसको अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सको। अब विनय के साथ में क्या केस हुआ है मुझे नहीं पता है, आई होप वो ये वीडियो देखे और उसके बाद में मुझे जरूर बताए कमेंट करके कि क्या उसके साथ भी ऐसा कुछ केस हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको भी डेफिनेटली क्या करना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। मेरा मोटिव बस ये था वीडियो बनाने का कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं कि एक्चुअल रूल क्या कहता है और इस रूल के बारे में आपका क्या कहना है ये भी जरूर आप मुझे बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये रूल वैलिड है, कैसा होना चाहिए? अगर नेशनल एलिजिबिलिटी है तो वो नेशनल एलिजिबिलिटी तो हर जगह चलनी चाहिए, और अगर ऐसा था तो 2023 में खुद ही अपने रूल का अपोज क्यों कर रहे थे? ऑल्दो हाई कोर्ट बीच में आया और उन्होंने उनके रूल के अपोज होने नहीं दिया, उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उन्होंने ऐसे बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट दीजिए। मान लीजिए 3 महीने बाद केस वो जीता है तो 3 महीने पहले की जो सैलरी है वो उस बंदे को मिलने वाली है। सो अगर देखा जाए तो अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें, थोड़ा सा भी सही स्टैंड ले तो शायद चीजें और बेटर हो सकती है। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जिसके साथ में ऐसा केस हुआ है तो जरूर आप लोग कनेक्ट करिएगा, ठीक है। सपोर्ट नंबर आपके पास रहता है, JRF अड्डा एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे आपके फोन पे भी सपोर्ट नंबर्स आ जाएंगे, यू कैन कॉल अस। जरूर मैं चाहूंगी जानना कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसा केस हुआ है तो। अदरवाइज जिन बच्चों को पता ही नहीं था इस रूल के बारे में वो भी प्लीज मेंशन रखिएगा। सो इज इट गुड और नॉट, आप जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है और इन सब चीजों को जितना हम सिंपल और क्लियर रखें उतना ही मुझे लगता है एक स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होता है। बाकी आप जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा कि क्या रहा इस केस स्टडी से, हमें क्या सीखने मिला, और ये जरूर याद रखिएगा कि कल को आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू बी as much as possible helpful for that stand. Thank you so much.